Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our EVS book of class 5th। हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी क्लास 5th की EVS बुक को एंड वी आर स्टडिंग द सेकेंड लेसन और हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा सेकेंड लेसन। इट इज़ माई 5th वीडियो ऑफ दिस सेकेंड लेसन। आज का ये वीडियो मेरा 5th वीडियो है इस सेकेंड लेसन का। डियर स्टूडेंट्स, वी वर आंसरिंग द थर्ड लेसन इन आवर प्रीवियस वीडियो। पिछले वीडियो में हम अपने इस थर्ड लेसन का आंसर देने की कोशिश कर रहे थे, पर कोई टेक्निकल मिस्टेक के कारण वो इन बिटवीन रह गया, बीच में ही रह गया। I hope you have completed these first and second lesson, first and second question। ये जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है ये आप कंप्लीट कर चुके होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। आई एम टेलिंग यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3 अगेन। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आंसर मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। हु डिड नॉट डू दिस आंसर, जिन्होंने ये आंसर नहीं किया है वो इसको करें क्वेश्चन नंबर 3 को, और इसके बाद में हम बचे हुए क्वेश्चन भी करेंगे। द थर्ड क्वेश्चन इज, तीसरा जो क्वेश्चन था, ड्यूरिंग रेनी सीजन के दौरान, रेनी सीजन यानी बारिश के मौसम के दौरान, विच फैमिलीज, कौन से परिवार, लीव यानी छोड़ देते हैं, देयर होम्स, उनके घरों को, एंड गो टू देयर फील्ड्स, और चले जाते हैं उनके खेतों में, फॉर फार्मिंग, खेती के लिए। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि कौन सी ऐसी फैमिलीज हैं जो रेनी सीजन में यानी बारिश के मौसम में अपने घरों को छोड़ देते हैं और खेतों में ही जाके रहने लग जाते हैं फार्मिंग के लिए यानी खेती के लिए। तो मैं आपको कल बता रहा था कि इस क्वेश्चन से भी आप आंसर बना सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, विच जो लिखा हुआ है यानी कौन सी फैमिलीज, तो विच की जगह पर आपको कुछ फैमिली के जो लीडर्स हैं, जो फैमिली के प्रमुख हैं, उनके नाम लिखने हैं केवल आपको। पहली बात तो अगर आपके पास में ओरिजिनली ऐसी फैमिलीज हैं जो बारिश के दिनों में वहाँ घरों पर नहीं रह करके खेतों में रहने लग जाते हैं, तब तो आप उन्हीं के नाम लिखिए यहाँ पर विच की जगह पर। नहीं है तो आप कुछ काल्पनिक नाम लिख दीजिए, मिस्टर मोहन कोमा, मिस्टर सोहन कोमा, मिस्टर रामचंद्र एंड मिस्टर मोहनलाल या मिस्टर रवि। अब इसके अंत में जो आप नाम लिखते हो लास्ट में, उसके ऊपर एपोस्ट्रोफी कोमा लगा के एस लगा देना, यानी इनकी। भाई एपोस्ट्रोफी कोमा लगा के एस लगाते हैं तो उसमें का के की जुड़ जाता है। तो अगर आप लिखोगे मिस्टर राम, मिस्टर श्याम एंड मिस्टर मोहन्स, तो राम, श्याम और मोहन की जुड़ जाएगा। एपोस्ट्रोफी कोमा लगाना है, लास्ट वाला जो भी नाम लिखो आप उसके ऊपर एपोस्ट्रोफी कोमा लगा के एस लगाना है पीछे, यानी उनकी। बाकी यहाँ आगे लिखा हुआ ही है। तो अब ये आंसर आपका बन गया। बस आपको कुछ नहीं करना इसमें, खाली विच की जगह पर 2-3 नाम लिख दो और लास्ट का जो नाम लिखो, एंड लिख करके लास्ट का नाम जो लिखो उसके ऊपर एपोस्ट्रोफी कोमा लगा के एस लगा दो, बस। तो आपका आंसर क्या बन गया देखो। मैं एक बार आपको ये पूरा वापस लिखना है, आपको क्वेश्चन केवल विच की जगह वो लिखना है जो मैंने बताया है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, ड्यूरिंग रेनी सीजन के दौरान मिस्टर राम, मिस्टर श्याम एंड मिस्टर मोहन्स, मिस्टर राम, मिस्टर श्याम एंड मिस्टर मोहन की फैमिलीज यानी परिवार, लीव देयर होम्स, छोड़ देते हैं अपना मकान घर, एंड गो टू देयर फील्ड्स, और उनके खेतों में चले जाते हैं, फॉर फार्मिंग, खेती के लिए, और क्वेश्चन मार्क हटा करके फुल स्टॉप लगा दो। तो आपने पूरा आंसर बना दिया। केवल किया क्या आपने, विच को रिप्लेस किया है, विच को यहाँ से रिमूव करके इसकी जगह पर 2-3 फैमिलीज के नाम लिख दिए, मिस्टर राम, मिस्टर श्याम एंड मिस्टर मोहन्स,
मोहन लास्ट में जो नाम है उसके ऊपर एपोस्ट्रोफी कोमा लगा के एस लिख दिया। बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन यूज कर लिया आपने, आपका आंसर प्रिपेयर हो गया। बस क्वेश्चन मार्क को रिमूव करके यहाँ फुल स्टॉप लगाना है आपको। तो इस तरह से आप क्वेश्चन से आंसर बना सकते हो। स्पेशली वो जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें हु आता है, कौन या विच आता है, तो इनमें क्या होता है, हु या विच वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनमें ये हटा दो आप और जो आंसर है वो लिख दो, बाकी का पूरा क्वेश्चन यूज कर सकते हो आप। तो इस तरह से आप थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। देन यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट थिंग्स यानी क्या चीजें, अब यहाँ थिंग्स के साथ में ब्रैकेट में गुड्स या आइटम्स भी लिखा हुआ है, यानी चीज, गुड्स का मतलब होता है सामान, आइटम्स का मतलब होता है चीजें, यानी थिंग्स का मतलब यहाँ गुड्स और आइटम्स भी हो सकता है। तो कौन सी चीजें, भले ही उनको आप थिंग्स कह दें, गुड्स कह दें, चाहे आइटम्स कह दें, एक ही बात है। व्हाट थिंग्स कौन सी चीजें, डू दे टेक वे ले जाते हैं, अलोंग विद देम उनके साथ में, कौन सी चीजें वे ले जाते हैं, टेक यानी ले जाना होता है, डू दे टेक, दे यानी वे, टेक यानी ले जाते हैं, अलोंग यानी साथ में, विद देम यानी उनके, यानी वो जो लोग, अभी किन की बात हो रही है, ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन हमने किया उन लोगों की बात हो रही है। ये कि पहले तो इसने पूछा कि कोई ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसी फैमिलीज है जो अपने घरों को छोड़कर खेतों में रहने लग जाती है बारिश के दिनों में, तो हमने वो लिख दिया। अब उन्हीं के बारे में पूछा है कि वो अपने साथ में क्या क्या ले जाते हैं। तो अब हमें इसी में से आंसर बनाएंगे, अपन इस क्वेश्चन से ही आंसर बनाएंगे। यहां से स्टार्ट करेंगे आंसर। दे, वे, हैव टू, यहां दे के बाद लिखना है हैव टू। दे हैव टू टेक, उनको ले जाना पड़ता है, दे हैव टू टेक, उनको ले जाना पड़ता है। अब क्या ले जाना पड़ता है वो लिख देंगे हम। दे हैव टू टेक, दे हैव टू टेक, मैं और एनलार्ज कर देता हूं इसको अगर आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रही हो। दे हैव टू टेक, दे यानी वे, हैव टू टेक यानी ले जाना पड़ता है, उनको ले जाना पड़ता है। फिर हम लोग यहां से लिखेंगे थिंग्स यानी चीजें, रिलेटेड टू एवरी डे, रोजाना से संबंधित चीजें, एंड एग्रीकल्चर टूल्स और खेती के औजार, अलोंग विद देम उनके साथ। तो आंसर क्या बन गया, दे हैव टू टेक, उनको ले जाना पड़ता है, थिंग्स रिलेटेड टू एवरीडे यानी रोजाना से रिलेटेड चीजें, एंड एग्रीकल्चर टूल्स और खेती के औजार, अलोंग विद देम उनके साथ, यानी उनको अपने साथ में एवरीडे से रोजाना के रिलेटेड थिंग्स ले जानी पड़ती है और खेती के जो औजार है वो ले जाने पड़ते हैं। तो ये अपन ने क्वेश्चन को भी यूज किया है इसमें और कुछ आंसर भी ऐड किया है। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर बनाने की जो टेक्निक है वो भी अपन सीखते जाएं धीरे धीरे। तो ये इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। उसके बाद लेट्स रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ड्यूरिंग दैट टाइम, अब ये किस टाइम के बारे में बात हो रही है, बरसात के टाइम की बातें हो रही है यहाँ पर, इसलिए जो भी क्वेश्चन आता है उसका अपने को ये भी सोचना पड़ता है कि ये किसके बारे में बात हो रही है। तो जो बात चल रही होती है पहले के क्वेश्चन में उसी के बारे में बात हो रही है। ड्यूरिंग यानी बारे में या दौरान, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, दैट टाइम यानी उस टाइम के, उस टाइम के दौरान, यानी किस टाइम के दौरान, बारिश के सीजन के दौरान। हाउ डू देयर चिल्ड्रन, हाउ यानी कैसे, डू हेल्पिंग वर्ब है, देयर यानी उनके, चिल्ड्रन यानी बच्चे, कैसे उनके बच्चे, अटेंड यानी होता है भाग लेना, भाग लेते हैं, क्योंकि डू आ गया ना तो ताते ती आ जाता है। अटेंड यानी भाग लेते हैं, स्कूल यानी स्कूल में, उनके बच्चे इस समय के दौरान, ड्यूरिंग दैट टाइम इस समय के दौरान, हाउ डू देयर चिल्ड्रन कैसे उनके बच्चे, अटेंड स्कूल स्कूल अटेंड करते हैं। यानी ये जो टाइम होता है जब वो लोग खेतों में जाकर के रहने लग जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बात अभी चल रही है कि बारिश के मौसम में कुछ लोग अपने घरों को छोड़कर खेतों में जाके रहने लगते हैं। वो उनके जो बच्चे होते हैं, देयर चिल्ड्रन यानी उनके बच्चे जो होते हैं, हाउ डू अटेंड स्कूल, वो स्कूल कैसे अटेंड करते हैं। तो उस समय के दौरान ऐसे लोगों के जो बच्चे होते हैं वो स्कूल या तो अटेंड नहीं कर पाते हैं
अदरवाइज वो कभी कभी अटेंड करते हैं। तो मैं आपको शो कर रहा हूं इसका आंसर, जो आप लिख सकते हैं। ये इसका आंसर है। ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय के दौरान, आइदर देयर चिल्ड्रन, आइदर का मतलब होता है या तो, देयर चिल्ड्रन यानी उनके बच्चे, डोंट गो टू स्कूल्स, स्कूल नहीं जाते हैं। यानी जब वो खेत में जाके रहने लग जाते हैं तो या तो, आइदर का मतलब है या तो देयर चिल्ड्रन यानी उनके बच्चे डोंट गो टू स्कूल्स, या तो उनके बच्चे स्कूल्स नहीं जाते हैं, और या दे आर नॉट रेगुलर, या वो रेगुलर नहीं होते, यानी नियमित रूप से नहीं आते, कभी कभी आ जाते हैं स्कूल में। तो ये इसका आंसर है कि जो लोग रेनी सीजन में यानी बारिश के दिनों में अपने जो उनके खेत होते हैं, फार्म्स होते हैं, वहां जाकर के रहने लगते हैं, तो उनके बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं उस दौरान। तो हमने लिखा ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय के दौरान, आइदर यानी या तो, देयर चिल्ड्रन यानी उनके बच्चे, डोंट गो टू स्कूल्स, स्कूल्स नहीं जाते हैं, और या दे आर नॉट रेगुलर, या वो रेगुलर नहीं रहते यानी नियमित नहीं रहते। सो यू हैव टू राइट दिस आंसर लाइक दिस, इस तरह से आपको ये आंसर लिखना है। देन इट इज द क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपको लिखना है, हु ब्रिंग्स, कौन लाता है, देयर यानी उनके, नेसेसरी यानी जरूरी, थिंग्स यानी चीजें। जब वो खेत में जाकर के रहने लग जाते हैं, जब लोग अपना घर छोड़ करके खेत में रहते हैं, तो उनकी जो जरूरी चीजें हैं, जो उनके जरूरी चीजें हैं, नेसेसरी थिंग्स, नेसेसरी यानी जरूरी, थिंग्स यानी चीजें। तो ऐसे लोगों की जो नेसेसरी थिंग्स होती है, जो जरूरी चीजें होती है, कौन लाता है, हु ब्रिंग्स, हु यानी कौन, ब्रिंग्स यानी लाता है, देयर यानी उनकी, नेसेसरी थिंग्स यानी जरूरी चीजें। तो उनकी जो जरूरी चीजें हैं वो कौन लाता है। तो आपको मैं इसका आंसर, आई एम शोइंग यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दे गेट देयर नेसेसरी थिंग्स, दे यानी वे, गेट यानी प्राप्त करते हैं, देयर यानी उनकी, नेसेसरी थिंग्स यानी जरूरी चीजें। दे गेट देयर नेसेसरी थिंग्स, वे प्राप्त करते हैं उनकी जरूरी चीजें, थ्रू द पीपल, थ्रू यानी से, द पीपल यानी उन लोगों से, हु फ्रिक्वेंटली जो कि लगातार, सप्लाई यानी पहुंचाते हैं, थिंग्स यानी चीजों को, टू द वर्कर्स यानी काम करने वालों तक। यानी ऐसे कुछ लोग होते हैं जो खेतों में ही चीजें पहुंचा देते हैं। वर्कर्स यानी काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, उन तक जो चीजों को फ्रिक्वेंटली यानी लगातार पहुंचाते रहते हैं, उन लोगों से वो चीजें प्राप्त करते हैं। दे गिव देम, वे देते हैं उनको, द मनी यानी पैसा, फॉर द थिंग्स चीजों के लिए। यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खेतों तक भी चीजों को पहुंचा देते हैं, सामान को डिलीवरी कर देते हैं, सप्लाई कर देते हैं। ऐसे लोगों से वो चीजें प्राप्त करते हैं खेतों में और उनको पैसा दे देते हैं। एक बार फिर से मैं इसको शो करूंगा आपको। दे गेट देयर नेसेसरी थिंग्स, वे प्राप्त करते हैं उनकी जरूरी चीजें, थ्रू यानी होता है से, थ्रू द पीपल ऐसे लोगों से, हु फ्रिक्वेंटली सप्लाई जो लगातार सप्लाई करते हैं, पहुंचाते हैं, थिंग्स यानी चीजों को, टू द वर्कर्स तक पहुंचाते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं, उनसे वो अपनी नेसेसरी थिंग्स प्राप्त करते हैं। दे गिव देम, वे देते हैं उनको, द मनी यानी पैसे, फॉर द थिंग्स चीजों के लिए। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट द आंसर लाइक दिस, इस तरह से आपको ये आंसर लिखना है जो मैंने आपको शो किया है। वी हैव कंप्लीटेड दीज 6 क्वेश्चन आंसर्स, हमने ये 6 क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं। यू हैव टू डू दिस रिटन वर्क इन योर नोटबुक्स, आपको ये जो 6 क्वेश्चन तक के क्वेश्चन आंसर हैं ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पैराग्राफ, आइए शुरू करते हैं अगला पैराग्राफ। गलीकोट, गलीकोट एक नाम है, एक शहर का, एक कस्बे का नाम है गलीकोट। गलीकोट इज ए टाउन, गलीकोट एक टाउन यानी कस्बा है, इन डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट यानी जिले में गलीकोट नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी कस्बा है यानी टाउन है।
वेयर यानी जहां, द वर्ल्ड फेमस यानी विश्व विख्यात, यानी जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ऐसी कोई चीज होती है ना तो उसको वर्ल्ड फेमस कहते हैं। वर्ल्ड यानी दुनिया या संसार या विश्व, फेमस यानी प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध। गलीकोट नाम का जो कस्बा है, जो टाउन है, जो कि डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, यानी डूंगरपुर जिले में है, वहां पर उस कस्बे में वेयर यानी जहां पर, द वर्ल्ड फेमस विश्व प्रसिद्ध, टॉम्ब यानी होता है गुंबद या कब्र, टॉम्ब यानी होती है कब्र, विश्व प्रसिद्ध टॉम्ब यानी कब्र ऑफ मौला फखरुद्दीन। मौला फखरुद्दीन कोई संत हुए थे मुस्लिम, तो मौला फखरुद्दीन की जो विश्व प्रसिद्ध टॉम्ब यानी कब्र है ना, वो वहां पर है। कहां पर? गलीकोट में। और गलीकोट कहां है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो विश्व प्रसिद्ध यानी वर्ल्ड फेमस जो टॉम्ब है यानी कब्र है मौला फखरुद्दीन की, वो वहां पर है। शीतला माता टेम्पल, शीतला माता का मंदिर है वहां। जैन टेम्पल यानी जैनियों का मंदिर है। विच आर फाइन स्पेसिमेन, विच यानी जो की, आर यानी हैं, जो हैं, फाइन यानी शानदार, स्पेसिमेन यानी होता है नमूना, जो कि शानदार नमूना है। ये जो जैन टेम्पल है, जो जैनियों का मंदिर है वहां पर, वो फाइन स्पेसिमेन यानी शानदार नमूना है। किस चीज का नमूना है? ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्किटेक्चर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण, ऑर्डिनरी यानी होता है साधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण। ये जो जैनियों का मंदिर है वो नमूना है, शानदार नमूना है। फाइन स्पेसिमेन यानी शानदार नमूना है। किस चीज का शानदार नमूना है? ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब होता है स्थापत्य कला। जो मकान बनाने की कला होती है वो स्थापत्य कला कहलाती है, इंग्लिश में उसको आर्किटेक्चर कहते हैं। तो एक असाधारण आर्किटेक्चर यानी असाधारण मकान बनाने की कला का वो उदाहरण है, शानदार नमूना है। कौन? जैन टेम्पल, जो जैन टेम्पल है यहाँ पर गलीकोट में। और क्या है वहाँ पर? एंड सोमनाथ टेम्पल, और सोमनाथ का मंदिर भी है वहाँ। वैसे तो सोमनाथ का मंदिर गुजरात में है, लेकिन एक डुप्लीकेट यानी वैसा का वैसा मंदिर यहाँ सोमनाथ टेम्पल गलीकोट में भी है। आर लोकेटेड, वो यहाँ पर स्थित है। तो इतनी सारी चीजें इस गलीकोट नाम के टाउन में यानी कस्बे में है, जो कि डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, यानी डूंगरपुर जिले में है। ड्यू टू कंस्ट्रक्शन, ड्यू टू का मतलब होता है कारण से। किस कारण से? कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण कार्य। जैसे कोई मकान बनता है या कोई भी बिल्डिंग बनती है या कोई भी चीज जब बनाई जाती है उसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं, भवन निर्माण। ड्यू टू कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के कारण या बनाने के कारण। किसके कंस्ट्रक्शन के कारण? ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ कडाना डैम। डैम का मतलब होता है बांध, कडाना नाम है एक बांध का, कडाना डैम। कडाना डैम के कंस्ट्रक्शन के कारण वो जो गलीकोट नाम का कस्बा है वहां पर उसके पास में एक डैम बना दिया गया, एक बांध बना दिया गया जिसका नाम है कडाना डैम। कडाना डैम नामक जो डैम है, जो बांध है, उसके कंस्ट्रक्शन के कारण, उसके निर्माण के कारण इन द स्टेट ऑफ गुजरात, गुजरात राज्य में, गुजरात राज्य में, स्टेट यानी राज्य, ऑफ गुजरात यानी गुजरात राज्य में, इन द यानी गुजरात राज्य में ये जो कडाना डैम नाम का डैम यानी बांध बनाया गया, इसके कारण दिस एरिया, ये जो एरिया है, कौन सा एरिया की बात हो रही है? ये गलीकोट वाले कस्बे के एरिया की बात हो रही है। दिस एरिया यानी ये जो एरिया है, केम यानी आ गया था, विद इन द रेंज, सीमा में। ये जो एरिया है ये सीमा में आ गया था, रेंज में आ गया था। किसकी रेंज में आ गया था? ऑफ इन अनडेटेड एरिया। इनअंडेटेड का मतलब होता है बाढ़ग्रस्त एरिया की रेंज में आ गया था। इनअंडेटेड का मतलब है बाढ़ग्रस्त, यानी जिसमें बाढ़ आ सकती है, ऐसा जो एरिया होता है वो इनअंडेटेड कहलाता है, यानी बाढ़ग्रस्त एरिया कहलाता है।
तो ये बांध जब बना गुजरात में, जो कडाना डैम है, जो कडाना का बांध है, ये कंस्ट्रक्शन, इसके कंस्ट्रक्शन के कारण ये जो गलीकोट नाम का जो टाउन है जिसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, वो इस इन अनडेटेड एरिया में, इसकी रेंज में आ गया, यानी बाढ़ वाली एरिया में आ गया। यानी कि जब अपन कोई डैम बनाते हैं, जब बांध बनाया जाता है तो बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है वहां पे। मान लो कभी वो बांध टूट जाए किसी कारण से, तो वो जो इकट्ठा होया हुआ पानी है ना, वो बहुत बड़ा पानी, बहुत ज्यादा पानी होता है, वो फिर आसपास के एरिया में फैल जाता है और फिर बाढ़ आ जाती है उस एरिया में। तो ऐसा जो एरिया होता है उसको इन अनडेटेड एरिया कहते हैं, यानी बाढ़ ग्रस्त एरिया, यानी वहां कभी भी बाढ़ आ सकती है। तो ऐसे एरिया में अब जब वो बांध बनाया गया, गुजरात में कडाना नाम का बांध बनाया गया, कडाना डैम बनाया गया, तो ये जो गलीकोट नाम का ये जो कस्बा था, जो टाउन था, वो इस एरिया के अंदर आ गया, इसकी रेंज में आ गया। ड्यूरिंग रेनी सीजन के दौरान, यानी बारिश के मौसम के दौरान, इट बिकेम फ्लड प्रोन, ये बन गया बाढ़ प्रवण क्षेत्र, यानी बाढ़ आ गई यहां पर। बारिश के दिनों के दौरान इट बिकेम, यानी ये बन चुका था, ये बन गया फ्लड प्रोन। फ्लड यानी होती है बाढ़, प्रोन का मतलब होता है क्षेत्र, बाढ़ का क्षेत्र बन गया ये, यानी वहां पर पानी भर गया। हेंस, इसलिए, हेंस का मतलब होता है इस कारण, द गवर्नमेंट, इसलिए सरकार ने, प्रोवाइडेड यानी प्रदान किए, हाउसेज यानी घर, टू दोज पीपल, उन लोगों को, एट सम न्यू प्लेस, सम यानी किसी नए स्थान पर, एट यानी पर, सम न्यू प्लेस किसी नए स्थान पर। इसलिए सरकार ने उन लोगों को नए घर दिए नई जगह पर, क्योंकि उस किन लोगों की बात हो रही है, ये गलीकोट नाम का जो कस्बा है डूंगरपुर जिले में, तो वो एरिया जो है वो गुजरात के पास में पड़ता है, डूंगरपुर जिला। तो गुजरात में जो कडाना डैम बना उसके कारण से वो जो गलीकोट जो कस्बा था वो इन अनडेटेड एरिया में आ गया, यानी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में आ गया। और जब बरसात आई तो वहां पर बाढ़ आ गई, पानी भर गया बारिश में। इसलिए लोगों को सरकार ने क्या दिए, नए घर दिए, दूसरे घर दिए उनको नए स्थान पर, एट सम न्यू प्लेस। सरकार ने वहां के लोगों को नए घर दिए नए स्थान पर। इट प्रोवाइडेड, इट यानी सरकार के लिए आया है, इन्होंने प्रोवाइडेड यानी प्रदान किए, देम यानी उनको, द फैसिलिटीज सुविधाएं, सरकार ने उन लोगों को सुविधाएं प्रदान की, ऑफ स्कूल, स्कूल की, हॉस्पिटल, अस्पताल की, एटसेट्रा आदि। यानी इस तरह की सुविधाएं सरकार ने उन लोगों को दी, स्कूल की सुविधा, फैसिलिटी, हॉस्पिटल की फैसिलिटी, एटसेट्रा आदि। टुडे यानी आज, दिस इज नॉन, ये जाना जाता है, एज रिहैबिटेशन कॉलोनी। इसको आज रिहैबिटेशन कॉलोनी कहा जाता है। रिहैबिटेशन का मतलब है पुनर्वास, हैबिटेशन का मतलब होता है आवास, यानी कहीं रहने की जगह, और रिहैबिटेशन यानी वापस जब कोई बसता है आदमी तो रिहैबिटेट कहलाता है। तो रिहैबिटेशन कॉलोनी कहलाती है वो जो नया स्थान उनको दिया गया, नई जगह मकान बना के दिए गए, वो जो कॉलोनी है आज वो रिहैबिटेशन कॉलोनी कहलाती है, क्योंकि वहां पर उनको पुनः बसाया गया, वापस रिहैबिटेट किया गया वहां पर उनको, इसलिए ये कॉलोनी रिहैबिटेशन कॉलोनी कहलाती है। बट लेकिन, सम पीपल, लेकिन कुछ लोग, आर स्टिल लिविंग, स्टिल यानी अभी तक, लिविंग यानी रह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी तक रह रहे हैं, एट देयर नेटिव प्लेस, उनके मूल स्थान पर। नेटिव का मतलब होता है मूल, यानी ओरिजिनल जो स्थान होता है खुद का। तो नेटिव प्लेस यानी खुद के मूल स्थान पर अभी भी कुछ लोग रह रहे हैं। ड्यू टू का मतलब कारण से, मैंने बताया था आपको किस कारण से रह रहे हैं कुछ लोग अभी भी अपने मूल स्थान पर, नेटिव प्लेस पर। ड्यू टू नॉट लिविंग देयर फील्ड्स, उनके फील्ड्स यानी खेतों को नहीं छोड़ने के कारण, यानी वो अपने खेतों को, फील्ड्स को यानी खेतों को छोड़ना नहीं चाहते। लिविंग यानी नहीं छोड़ना चाहते हैं, नॉट लिविंग यानी नहीं छोड़ रहे हैं देयर फील्ड्स यानी खेतों को। कुछ लोग अभी भी अपने उस गांव में ही रह रहे हैं, गलीकोट में ही रह रहे हैं, क्योंकि वो अपना फील्ड यानी खेत नहीं छोड़ रहे हैं।
खेत को वो काम में ले रहे हैं, इसलिए वो अपने नेटिव प्लेस पर ही रह रहे हैं एटसेट्रा। यानी और भी ऐसे कारण हो सकते हैं, आदि कारण है खेत नहीं छोड़ने का कारण, या और कोई कारण से कुछ लोग अभी भी अपने नेटिव प्लेस पर रह रहे हैं। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमें ध्यान में आता है कि एक कारण ये भी होता है लोगों के एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसने का। कई कारण होते हैं लोगों के मूवमेंट के, या जिसको माइग्रेशन कहते हैं हम, एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाकर के रिहेबिटेट होना, बसना, नए स्थान पर जाकर बसना। इसके कई कारण हम लोग पढ़ रहे हैं। एक कारण हमने पढ़ा कि बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए लोगों को शहर में जाके बसना पड़ता है। एक जगह हमने पढ़ा कि रोजगार के लिए लोगों को जाके एम्प्लॉयमेंट के लिए सिटी में जाके रिहेबिटेट होना पड़ता है, माइग्रेट होना पड़ता है। ऐसे ही ये जो पैराग्राफ है इसमें एक अलग रीजन बताया गया है माइग्रेशन का, यानी एक अलग कारण बताया गया है कि लोग क्यों नई जगह पर जाके रहना पड़ता है लोगों को। तो कई बार डैम बनाने के कारण, कई बार जब बांध बनता है तो वो एरिया बांध के यानी डूबने के एरिया में आ जाता है, यानी वहाँ डूबने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए फिर लोगों को नई इस जगह पर जाकर के बसना पड़ता है। ये एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा अभी यहाँ पर कि सरकार ने ही उनको नए घर दिए नई जगह पर, क्योंकि सरकार ने ही डैम बनवाया था। तो उसका जो उसका कारण था डैम का, वो गवर्नमेंट थी, इसलिए गवर्नमेंट को ही उनको मकान नए बनाकर देने पड़े नई जगह पर। तो इस नई कॉलोनी जो उनकी बनी उसको रिहेबिटेशन कॉलोनी कहा जाता है। तो इस पैराग्राफ के थ्रू हमें ध्यान में आता है कि ये भी एक कारण हो सकता है लोगों के मूवमेंट का, लोगों के माइग्रेशन का। सो आफ्टर स्टडिंग दिस पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद वी हैव टू आंसर सम क्वेश्चंस, हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसा कि मैंने बताया है आपको, इस बुक में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आते रहेंगे, हर एक पैराग्राफ के बाद क्वेश्चन आंसर आएंगे। इसलिए एक तो आप डे टू डे कंप्लीट करें, कभी भी पेंडिंग नहीं छोड़ें अपना काम। अगर आज का काम आपने पेंडिंग छोड़ दिया तो कल का काम और आ जाएगा, तो वर्क जो है बहुत ही बढ़ जाएगा, आप कर नहीं पाएंगे कई बार। और जो वर्क आप नोटबुक में कर लेते हैं, एक तो ध्यान रखें हैंडराइटिंग बहुत अच्छी रखें आप, ताकि आप उनको वापस पढ़ सकें अपने आंसर को। क्योंकि जब आप प्रिपरेशन करेंगे, जब आप तैयारी करेंगे एग्जाम की, तो इन्हीं नोटबुक्स में से आपको लर्न करना पड़ेगा। तो आप इनको हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी रखें ताकि ये आपके पढ़ने में आ सके, गलतियां नहीं करें, बहुत सावधानी से लिखें, सुंदर लिखें। और जो वर्क आप अपनी नोटबुक में करते जा रहे हैं, रिटन वर्क, वो लर्न करते जाएं। बिकॉज देयर आर मैनी क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक, इन योर बुक। आपकी जो बुक है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है, इसलिए जो वर्क आपकी नोटबुक में आता जाता है रिटन वर्क के रूप में, उसको आप लर्न भी करते जाएं, इसका भी आप ध्यान रखें। एंड देयर आर 2 पिक्चर्स गिवन इन दिस पेज। इस पेज में 2 पिक्चर्स दी गई है, आइए देखते हैं एक बार उनको। फर्स्ट पिक्चर इज रिलेटेड टू, पहली जो पिक्चर है वो रिलेटेड है ए फ्लड प्रोन विलेज, एक बाढ़ ग्रस्त एरिया से। ए फ्लड प्रोन विलेज, एक बाढ़ ग्रस्त गांव है ये, ड्यू टू डैम ओवरफ्लो। डैम यानी बांध, ओवरफ्लो यानी जब बांध भर जाता है बारिश से तो उसके ऊपर से पानी निकलने लगता है, उसको ओवरफ्लो होना कहते हैं। जब कोई चीज भर करके ऊपर से पानी निकलने लग जाता है तो उसको ओवरफ्लो कहते हैं। तो डैम के ओवरफ्लो होने के कारण, बांध के ओवरफ्लो होने के कारण ये एक ऐसा विलेज है, ऐसा गांव है जो फ्लड प्रोन बन गया, यानी बाढ़ ग्रस्त एरिया बन गया है, जिसमें बाढ़ आ चुकी है। तो देख रहे हैं आप मकान कैसे डूब गए हैं बाढ़ के कारण से, लोग बच करके नाव से निकल रहे हैं यहाँ से। और सेकंड और है, एक और है यहाँ पर, इसमें क्या हो रहा है, पीपल लिविंग, लोग छोड़ रहे हैं, एंड मूविंग, और जा रहे हैं, टू अनोदर प्लेस, दूसरे स्थान पर। देखो पानी भर गया है, फ्लड प्रोन एरिया बन गया है ये, तो लोग अपने जानवरों को लेकर जा रहे हैं, जरूरी सामान को लेकर के अदर प्लेस पर यानी दूसरी जगह पर मूव कर रहे हैं। लीविंग यानी छोड़ रहे हैं अपनी जगह को। तो यहाँ पर ये 2 पिक्चर्स दिखाई गई है इस पेज के स्टार्टिंग में। डियर स्टूडेंट्स, टाइम इज ओवर नाउ ऑफ टुडेज वीडियो।
आज के वीडियो का टाइम ओवर हो चुका है। वी हैव टू फिनिश द वीडियो। आज अभी का वीडियो हमें फिनिश करना पड़ेगा। यू हैव टू डू, आपको करना है इन दिस टुडेज वीडियो, आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, ये 3 से लेकर के 6 तक के क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट करने हैं एंड आल्सो ट्राई टू लर्न देम, और उनको लर्न भी करने की कोशिश करें। वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स, हम लोग करेंगे अगले क्वेश्चन आंसर इन आवर नेक्स्ट वीडियो, अपने अगले वीडियो में। एंड देयर आर मेनी क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट टू इट, इसके आगे भी और भी क्वेश्चन आंसर है, और इट इज द लास्ट पेज ऑफ दिस लेसन। ये इस लेसन का लास्ट पेज है, और ये लास्ट पेज होने के बाद जो लेसन के अंत में लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर आते हैं वो भी आ जाएंगे आगे। इसलिए आप अपना अभी तक का जो वर्क है वो उसको कंप्लीट करें, इसको पेंडिंग नहीं छोड़ें, और अच्छी हैंडराइटिंग में करें ताकि आप उसको पढ़ सकें वापस और लर्न करते जाएं। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू।